चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग एवं तकनीक केंद्र परिसर का किया उद्घाटन। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ में हुआ तैयार। कहा, बेंगलुरु उम्मीदों को आविष्कार और उपलब्धियों से जोड़ने वाला शहर। बोइंग का यह केंद्र वैश्विक वैमानिकी एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। यह राज्य दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तकनीकी क्लस्टर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर। 4.5 फीट की प्रतिमा, इस पर विष्णु के 10 अवतार, ओम स्वास्तिक संघ चक्र भी मौजूद। रामलला की इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। यह पूरी मूर्ति एक ही पत्थर से बनी, कहीं भी जोड़ नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर में तैयार लड्डू प्रसादी अयोध्या हुए रवाना। सीएम यादव बोले, उज्जैन अयोध्या का संबंध 2000 साल पुराना, निमंत्रण ठुकराने वाले अभागे। मालदीव के विदेश मंत्री मौसा जमीर से मिले। विदेश आए जयशंकर भारतीय सैनिकों को निकालने पर की चर्चा। जमीर बोले, रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के समय राम मंदिर हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का मुद्दा नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित कर दिया बयान। यूपी के सीएम योगी को मिली जान से मारने की धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कॉमर्शियल पेपर्स और राइट्स इश्यू से रुपए 6500 करोड़ जुटाएगी टाटा कंज्यूमर। इससे कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया को खरीदने के लिए पेमेंट करेगी कंपनी। भारत अब 7वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानन बाजार। 2030 तक यहां हवाई यात्रियों की क्षमता बढ़कर हो जाएगी 300 मिलियन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। वो सिर्फ बीजेपी नेता नहीं, एक मुख्यमंत्री भी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने असम के सीएम पर कसा तंज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन। राहुल गांधी ब्रह्मपुत्र में बोट में बैठे। जयराम बोले, असम सीएम बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। पंजाब में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0। दिल्ली में 22 ट्रेनें हुई लेट। कड़ाके की ठंड का असर। उत्तर भारत में बरकरार कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर असर। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आए तेजी। सेंसेक्स 496 अंक की तेजी के साथ 71,683 पर बंद। निफ्टी भी 160 अंक चढ़ा। ओएनजीसी टॉप गेनर रहा। रिपोर्ट में क्या दावा, इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को निवस्त्र करके मार डाला। महिला बोली, परिवार के सामने पुरुषों को टॉर्चर किया, डर था, अब हमारी बारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, असम में देश की भ्रष्टतम सरकार। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। कहा, गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट। सीएम हाउस में नीतीश, लालू, तेजस्वी की हुई मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले, गठबंधन पूरी तरह मजबूत। बीजेपी की मीटिंग। मांझी ने विधायकों को पटना में रहने के दिए निर्देश। रांची में ढोल नगाड़ों के साथ निकले आदिवासी। ईडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम के विरुद्ध कार्रवाई से नाराज। सरना समिति के अध्यक्ष बोले, यहाँ तीर धनुष चल सकते हैं। देश में जैन फर्स्ट वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1378। महाराष्ट्र में जैन फर्स्ट वेरिएंट के सबसे अधिक 320 मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य है जहां जैन फर्स्ट के 234 मामले मिले हैं। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम बोले, यह देश का प्रतीक। छत्तीसगढ़ के अरुण शर्मा की मांग पर अयोध्या में हुई खुदाई। पुरातत्वविद ने पेश किए थे मंदिर के सबूत। अवशेष ही बने फैसले के प्रमुख आधार। पाकिस्तान के समर्थन में आए जो बाइडेन। कहा, ईरान किसी को पसंद नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय बोला, पीएके हमारा गैर नाटो सहयोगी। सीएम नीतीश कुमार चाहे तो भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, उनका स्वागत होगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान। जल्द दुनिया भर में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे इंडियन टूरिस्ट। गूगल इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इसके लिए एमओयू किया साइन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन। पेश होने के लिए कहा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। सीट शेयरिंग नहीं होती तो इंडिया के लिए खतरा। कई दल बना सकते हैं अलग गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल और कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। झारखंड हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारी का दिया नाम। अयोध्या में वैदिक अनुष्ठान का आज चौथा दिन। जलाई गई पवित्र अग्नि। नवग्रह की स्थापना और हवन के अलावा होंगे कई कार्यक्रम। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए सरकार ने बनाए नए नियम। डॉक्टरों और केमिस्टों को कड़े निर्देश जारी। 2019 में लगभग 13 लाख लोगों की हुई मौतें। अमेरिका की ईरान समर्थित हाउथी विद्रोहियों के खिलाफ 5वीं कार्रवाई। जो बाइडेन बोले, समुद्री जहाजों पर आतंकियों के हमले अभी भी जारी। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयोध्या पैदल आने वाले यात्रियों से कहा कि जो भावनाएं उनके मन में है वही मेरे मन में भी है। पैदल लोग न चले, भीषण शीतलहरी चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर में दिए जलाए और गरीबों को करवाए भोजन। पीएम मोदी ने की कैबिनेट सहयोगी से की बड़ी अपील।
पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए पीएम मोदी, कहा काश बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का आईपीओ आज से होगा ओपन, 23 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई, लिस्टिंग पर 14% रिटर्न मिलने की उम्मीद। जर्मनी के खिलाफ भारत का हॉकी मैच देखने रांची पहुंचे MS धोनी, खास अंदाज में पूर्व भारतीय कप्तान ने खिलाड़ियों को किया चीयर। भारत में लॉन्च हुई लग्जरी रोल्स रॉयल स्पेक्टर ईवी, 7.5 करोड़ रुपए है कीमत। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलकर रोहित शर्मा ने गलती की, सुनील गावस्कर ने उठाया सवाल। पीएम मोदी ने बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग एवं तकनीक केंद्र परिसर का किया उद्घाटन, 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ में हुआ तैयार, कहा बेंगलुरु उम्मीदों का आविष्कार और उपलब्धियों से जोड़ने वाला शहर। बोइंग का यह केंद्र वैश्विक वैमानिकी एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। यह राज्य दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तकनीकी क्लस्टर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के पास अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है। यह बोइंग का अमेरिका के बाहर अपनी तरह का सबसे बड़ा निवेश है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क में बना यह परिसर भारत में जीवंत स्टार्टअप, निजी और सरकारी परिवेश के साथ साझेदारी के लिए एक आधारशिला बनेगा। बोइंग का यह केंद्र वैश्विक वैमानिकी एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवहल्ली में स्थित यह हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क कैंपस है। इस सेंटर से वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के आधुनिक उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाएगी। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु उम्मीदों का आविष्कार और उपलब्धियों से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत की तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक आपूर्ति से जोड़ता है। यह बोइंग का नया कैंपस बेंगलुरु की पहचान को और मजबूत करेगा। यह अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा सेंटर होगा। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बोइंग के इस सेंटर के उद्घाटन के साथ ही कर्नाटक की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कर्नाटक भारत में तकनीकी विकास का अगुवा रहा है, साथ ही यह राज्य दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तकनीकी क्लस्टर है। भारत में इनोवेशन इंडेक्स में यह पहले स्थान पर है और सभी राज्यों में सबसे ज्यादा निर्यात कर्नाटक ही करता है। भारत अब 7वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानन बाजार, 2030 तक यहां हवाई यात्रियों की क्षमता बढ़कर हो जाएगी 300 मिलियन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीते एक दशक में यहां घरेलू हवाई यातायात 6 करोड़ से बढ़कर 14.5 करोड़ यात्रियों वाला हो गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 15.2 करोड़ तक पहुँच गया। इसी के साथ हम दुनिया में 7वें सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानन बाजार के रूप में उभर आए और अपनी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षमताओं को मिलाकर हम दुनिया में 5वें स्थान पर आ गए हैं। यह बयान है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया आज विंगस इंडिया 2024 का उद्घाटन करने हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की कि भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2030 तक सालाना 300 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जैसा कि 2023 में 153 मिलियन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सिंधिया ने कहा, हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग 15% की CAGR का पाई है। अब 2030 तक हम 30 करोड़ घरेलू विमानन बाजार बनने के लक्ष्य पर है, जिसका मतलब है हमारे मौजूदा स्तर से 2 गुना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, अब हमारा संकल्प है कि हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन बाजार से आगे बढ़ेंगे और तीसरे सबसे बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन बाजार के रूप में सामने आएंगे। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों के दौरान भारत ने 74 हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट जोड़े हैं, जिसके पास इनकी कुल संख्या बढ़कर 149 हो गई है। जिस गति से विकास हो रहा है उसे देखते हुए 2030 तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 200 के पार हो जाएगी। महाकाल लड्डू प्रसाद रथ अयोध्या रवाना, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने वाले अभागे परमात्मा सद्बुद्धि दे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर की ओर से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लड्डू का प्रसाद भोपाल से विशेष रथों के जरिए रवाना किया गया। महाकालेश्वर से अयोध्या के लिए 5 लाख लड्डू प्रसादी को भोपाल में मानस भवन से रवाना करने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निमंत्रण मिलने के बाद भी निमंत्रण ठुकराते हैं। क्या दुर्भाग्य है, ऐसा अभागा पृथ्वी पर कौन हो सकता है। हम उनके लिए सद्भावना की कामना करते हैं। भगवान महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे हो सकता है 22 तारीख तक उन्हें समझ जाए और वे भी भगवान श्री राम के स्वरूप को निहारे और दर्शन करने जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये अयोध्या का मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। अयोध्या को उज्जैन से संबंध बनाने का जो समर्पण था, एक तरह से वापस वो युग हमारे अपने सामने पलट रहा है। एक बार फिर भगवान राम अपने गर्भगृह में 500 साल के संघर्ष के बाद प्रवेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की
धरती से 2000 साल पहले भी यह घटना घटी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि अयोध्या का वर्तमान रूप 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल का है। पूरी अयोध्या का जीर्णोद्धार करके वापस नया रूप देकर बनाया गया था। महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने का काम हुआ है। सच्चे अर्थों में ये बात अद्भुत है। भगवान राम को आए और गए में 17 लाख साल हो गए, लेकिन लाख साल बाद भी वो घटना ऐसे लगती है जैसे कल की बात हो।